थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और आज हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं साल 2021 की कोरियन क्राइम एक्शन मूवी टॉम्ब ऑफ द रिवर का। ये कहानी है एक सनकी कोरियन गैंगस्टर की जो अपने दिमाग और खून खराबे से सारे साउथ कोरिया के गैंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और बड़े बड़े गैंग्स और पुलिस यूनाइट होके भी इसे रोक नहीं पाते। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2007 में साउथ कोरिया के सियोल शहर से, जहां कुछ गैंगस्टर्स समंदर में गई अपनी स्मगलिंग बोट को खोल के देखते हैं जिसमें एक आदमी की कटी हुई लाश नजर आती है और उसी जगह चाकू लेके ली नाम का एक लड़का बैठा होता है जिसने ये मर्डर किया होता है। और इसी के साथ ली क्राइम की दुनिया में एंटर करता है। कहानी अब 10 साल आगे यानी 2017 में आ जाती है, जहां हम गैंगयूंग शहर में 3 बड़े गैंग लीडर्स को देखते हैं जो एक ही क्राइम फैमिली से हैं और इनके नाम हैं किम, चॉई और एंडी। और ये तीनों इस शहर के अलग अलग एरियाज में अपना गैम्बलिंग, स्मगलिंग और रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बिजनेस में कभी नहीं घुसता। एक दिन किम अपने आदमियों के साथ एक बीच पे अपने एक राइवल बिजनेसमैन को जेसीबी मशीन से उल्टा लटका के पिटवा रहा होता है। तभी उसका सबसे खास आदमी और बॉडीगार्ड कैंग उसे बताता है कि पुलिस एंडी के ठिकाने पे रेड मारने वाली है क्योंकि वहाँ ड्रग्स का बिजनेस होता है। जो सुन के किम वहाँ आ जाता है और वहाँ आई पुलिस के टीम लीडर इंस्पेक्टर बैंग से मिलता है जो उसका पुराना फ्रेंड होता है और वो बैंग को यकीन दिलाता है कि हमारा कोई भी साथी यहाँ या पूरे शहर में कहीं भी ड्रग्स का कोई बिजनेस नहीं करता। और बैंग और पुलिस वाले के जाने के बाद किम खुद अंदर जाके देखता है और उसे कई यंग लड़के लड़कियां ड्रग्स लेते हुए नशे की हालत में मिलते हैं जिन्हें किम वहाँ से पीट के भगा देता है। तभी एंडी वहाँ आता है जिसे किम का उसके एरिया में आके ऐसा इंटरवेंशन करना अच्छा नहीं लगता, पर किम उसे समझाता है कि अगर आज मैं टाइम पे नहीं आता तो पुलिस इस जगह को ड्रग्स के साथ सील कर देती। और एंडी का गुस्सा शांत न होने पर वो उसे लेके चॉई के पास आ जाता है। चॉई, किम और एंडी साथ बैठते हैं और किम और चॉई एंडी को समझाते हैं कि हम तीनों भाइयों की तरह हैं और हमारी क्राइम फैमिलीज ने ड्रग बिजनेस को कभी सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए तुझे ड्रग से दूर रहना चाहिए। पर एंडी कहता है कि ये बिजनेस बेहद प्रॉफिटेबल है और तुम दोनों मेरी तरक्की से जलते हो, इसीलिए मुझे रोक रहे हो। और तभी वहाँ इन तीनों का और साउथ कोरियन माफिया का बॉस प्रेसिडेंट शिन आता है जिसकी सभी लोग बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट शिन के आते ही सब चुप हो जाते हैं और शिन उन तीनों से कहता है कि आगे से एक दूसरे के एरिया में जाके अपनी यूनिटी कमजोर ना करना। साथ ही वो गैंगयूंग शहर में किसी तरह का ड्रग बिजनेस ना करने और तीनों को यूनाइट रहने को बोलता है। और वो बात वहीं खत्म हो जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट उन तीनों का गॉडफादर होता है जिसकी बात उनमें से कोई नहीं टाल सकता। नेक्स्ट सीन में हम सियोल शहर में ली को एक बिल्डिंग की छत पे देखते हैं जो पिछले 10 सालों में पहले से भी ज्यादा खूंखार और चालाक बन चुका है। और उसका यहाँ खुद का एक छोटा सा गैंग है जिसके गैंग मेंबर सिर्फ ब्लैक कपड़े यूनिफॉर्म की तरह पहनते हैं। ली यहाँ कर्ज वसूली और इल्लीगल कब्जे का काम करता है और जो भी कोई उसके रास्ते में आता है ली उसे बेहद बेरहमी से मार देता है। ली को कोरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना होता है जिसका प्लान उसके दिमाग में सालों से रेडी होता है। और इसी प्लान के अकॉर्डिंग उसके आदमी एक ऐसे लड़के को ढूंढ के लाते हैं जिसके ऊपर गैम्बलिंग का बेहद सारा कर्जा होता है, जिससे वसूली का काम ली को मिला होता है। ली उस लड़की को लेके अपने बॉस के पास जाता है जिसने उसे सालों पहले काम पे रखा था और वो अपने बॉस से कहता है कि अब मैं ये छोटे काम करके थक चुका हूँ और मैंने अब तक तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 8 से 10 मर्डर्स की हैं, जिसके बदले में मुझे तुम्हारे गैंगयूंग शहर के रिजॉर्ट का एक हिस्सा चाहिए। गैंगयूंग शहर वही है जहां प्रेसिडेंट शिन और उसके तीनों खास आदमियों का कब्जा है और वहां बन रहे एक बड़े से रिजॉर्ट में कोरिया के हर बड़े गैंगस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ली की ये डिमांड सुन के उसका बॉस उसे इंसल्ट करने लगता है और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ उसका नौकर है। पर ली को ना सुनने की आदत नहीं होती, इसीलिए वो अपने बॉस को उसकी बीवी के सामने ही एक चाकू से मार डालता है, जो देख के उसकी वाइफ बेहद डर जाती है और ली उसे भी नहीं छोड़ता। इसके कुछ देर बाद जब पुलिस वहां आती है तब ली के बॉस के सभी आदमी ग्राउंड फ्लोर पे मरे पड़े होते हैं और ऊपर उसकी वाइफ और उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। और ली के चाकू के साथ इन मर्डर्स का सारा ब्लेम वो लड़का अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से उसका सारा कर्जा माफ हो जाएगा और इन मर्डर्स के लिए पुलिस भी ली पे कभी डाउट नहीं करेगी। और इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि ली सिर्फ एक वॉयलेंट गैंगस्टर नहीं बल्कि एक बेहद शातिर आदमी भी है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट शिन को देखते हैं जो अपने घर पे किम को मिलने के लिए बुलाता है।
वो उसे लेके अपने 200 एकड़ के बड़े से रिजॉर्ट में जाता है जो एक नदी के बिल्कुल सामने बना होता है और इस प्राइम लोकेशन की वजह से ये शहर की सबसे कॉस्टली प्रॉपर्टी होती है। प्रेसिडेंट शिन किम से कहता है कि इस रिजॉर्ट में देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस का पैसा लगा है, जिनके लाखों डॉलर्स की ब्लैक मनी को मैं इस रिजॉर्ट के थ्रू हर महीने वाइट करता हूँ और नदी के ठीक ऊपर बने ये महल जैसा रिजॉर्ट माफिया के पावर का सिंबल है। पर अपनी ओल्ड एज की वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तू इस रिजॉर्ट को संभाले। पर किम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मना कर देता है क्योंकि रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा एंडी और चॉय के एरिया में आता है और वो नहीं चाहता कि इस बात से वो तीनों कभी आपस में लड़े। प्रेसिडेंट किम से कहता है कि तू मेरा सबसे लॉयल और समझदार आदमी है, इसीलिए चॉय और एंडी से मैं बात कर लूंगा, पर अब से तू ही इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा। जिसके बाद रिजॉर्ट का 70% हिस्सा किम के नाम कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोल शहर में सीको नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो ली के ऑफिस में उसका वेट कर रहा होता है। सीको अपने बॉस और उसकी वाइफ के मर्डर से बेहद गुस्से में होता है, जिसे ली पे पूरा शक होता है, पर उसके पास ली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता और ली भी उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है और कहता है कि बॉस मुझ पे बेहद भरोसा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मौत से पहले गैंगयूंग शहर के रिजॉर्ट के कुछ शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं कल वहां जाने वाला हूं ताकि कोई उन पे अपना हक न जमाए। अगले दिन ली अपने 2 आदमियों के साथ सियोल से गैंगयूंग शहर आ जाता है और उसी रिजॉर्ट में एंट्री लेता है जहां किम अपने आदमियों के साथ उससे मिलता है। ली किम से कहता है कि वो सियोल से आया है और उसके पास इस रिजॉर्ट की थोड़ी सी ओनरशिप है और वो किम से अकेले में बात करना चाहता है। किम उसे लेके बीच के सामने बने एक शैक पे जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जहां ली उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो पहले वसूली का काम करता था, जिस काम में उसने कभी लॉस नहीं देखा क्योंकि अगर कोई उसके पैसे टाइम पे नहीं लौटा पाता था तो ली उनकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल के उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। पर अब वो उस काम और सियोल शहर को छोड़ के यहाँ सेटल होना चाहता है। किम उसकी सारी बात सुनता है और ली से कहता है कि तेरा इस रिजॉर्ट में एक बेहद छोटा सा हिस्सा है जहां मैं इसके 70% का ओनर हूं, इसलिए तू कभी रिजॉर्ट के कामों में दखल नहीं देगा, जिसके बदले में तेरा प्रॉफिट हर महीने तुझ तक पहुंच जाएगा। जो सुन के ली उसकी बात मान जाता है और अपनी सिगरेट को अपने सामने पड़े खाने के बाउल में डाल देता है। बाहर खड़े ली के दोनों आदमी भी उसी की तरह अनफ्रेंडली और अजीब होते हैं और जब कैंग उनसे बात करने की कोशिश करता है तब वो दोनों उसे कोई रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद गैंग के एक फैमिली फंक्शन में सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहां एंडी भी आता है जो बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उसके एरिया में होने के बाद भी प्रेसिडेंट शिन ने रिजॉर्ट का मालिक किम को बना दिया, जिस बात से वो बेहद नाराज होता है और एक टेबल पे लात मार के वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक हान नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक होटल रूम में ली के साथ होती है। हान की फैमिली ने ली से पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो टाइम पे नहीं लौटा पाए, इसलिए अब ली ने हान को अपनी मिस्ट्रेस बना के रखा हुआ है और हान ली को सच में पसंद करती है। पर ली का दिमाग इस वक्त सिर्फ उस रिजॉर्ट और इस शहर पे कब्जा करने पे फोकस कर रहा होता है, इसलिए वो हान के साथ प्रेसिडेंट शिन के घर चला जाता है। ली को पता होता है कि प्रेसिडेंट शिन ही उस रिजॉर्ट और इस शहर के माफिया का असली मालिक है जो सभी गैंग्स को यूनाइट करके रख सकता है, इसलिए उससे थोड़ी बात करने के बाद ली उसे धोखे से चाकू मार देता है और उसे घुटनों पे बिठा के उसका गला काट देता है और पिछली बार की ही तरह वो इस मर्डर का ब्लेम भी अपनी कर्जदार हान पे लगा देता है। हान को अच्छे से पता होता है कि ली कितना वॉयलेंट आदमी है और उसके डर से वो प्रेसिडेंट को मारने का ब्लेम खुद पे ले लेती है। प्रेसिडेंट शिन को बेहद क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहां किम उसे देख के बेहद हर्ट होता है क्योंकि प्रेसिडेंट उनके फादर की तरह होता है और वहां से किम सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और हान पे अटैक कर देता है, पर ऑफिसर बैंग उसे रोक लेता है। ऑफिसर बैंक किम को शांत करता है और समझाता है कि हान जैसी नाजुक लड़की प्रेसिडेंट पे चाकू नहीं चला सकती और ये लड़की कल ही एक ली नाम के गैंगस्टर के साथ सियोल से यहाँ आई है और मुझे पूरा शक है कि उस ली ने ही प्रेसिडेंट पे अटैक किया है। उसी रात को प्रेसिडेंट शिन की अपने जख्मों से मौत हो जाती है और शहर का हर बड़ा छोटा गैंगस्टर प्रेसिडेंट की फ्यूनरल में आता है क्योंकि माफिया वर्ल्ड में उसकी बेहद रिस्पेक्ट थी। किम, चॉय और एंडी भी प्रेसिडेंट के मर्डर से बेहद अपसेट होते हैं और जब किम उन्हें ली के बारे में बताता है तब तीनों कसम खाते हैं कि वो ली को बेहद दर्दनाक तरीके से मारेंगे। इसके बाद सियोल शहर से सीको नाम का वो गैंगस्टर अपने लॉयर के साथ
किम से मिलने आता है और उसे बताता है कि तेरे प्रेसिडेंट की ही तरह ली ने मेरे बॉस को भी रिजॉर्ट की ओनरशिप के लिए मारा है, और अगर तू ली का वो हिस्सा मेरे नाम कर दे तो मैं ली को खत्म करने में तेरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं उसके सभी आदमियों और स्मगलिंग राउट्स के बारे में सब जानता हूँ। और अब किम उससे हाथ मिला लेता है। सीको की हेल्प से किम को ली के आदमियों की भी लोकेशन मिल जाती है और वो कैंग को उन्हें मारने के लिए भेजता है। कैंग अपने आदमियों के साथ ली के 3 आदमियों को पकड़ के बेहद बुरी तरह पीटता है और उन्हें अधमरी हालत में उल्टा लटका के ली के लोकेशन मांगने लगता है। उधर चॉय और एंडी अपने गैंग्स और हथियारों के साथ किम के फोन का वेट करने लगते हैं ताकि ली की लोकेशन पता चलते ही वो तीनों अपने अपने गैंग्स के साथ उस पर अटैक कर दें। सीको की हेल्प से किम को ली की शहर में चल रही ड्रग स्मगलिंग के बारे में भी पता चल चुका होता है और वो ऑफिसर बैंक को ली के आदमियों की लोकेशन दे देता है, जो ड्रग यूनिट के पुलिस ऑफिसर्स को लेके ली के आदमियों के पीछे लग जाता है। पर उन आदमियों को अरेस्ट करके भी उन्हें उनके पास से ड्रग्स नहीं मिलते, क्योंकि ली को अपने खिलाफ हो रही इस सारी प्लानिंग की न्यूज किसी ने पहले ही दे दी होती है। एंडी इम्पेशेंट होने लगता है और चॉय से कहता है कि मैं खुद ही ली को ढूंढने जा रहा हूँ, पर तभी ली के गैंग के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और चॉय के आदमियों के साथ मिलके वो एंडी के ही सभी आदमियों को मार डालते हैं। और तब एंडी को पता लगता है कि चॉय ने ली से हाथ मिला लिया है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट और पावर में कोई पार्टनरशिप नहीं चाहता, जिसके धोखे से एंडी बेहद हर्ट होता है। और चॉय ली को चाकू से कई बार स्टैब करता है और सेम टाइम पे ली का इशारा मिलते ही उसका पुराना गैंग जो शॉल से यहाँ आ गया होता है एंडी और किम के हर ठिकाने पे एक साथ अटैक कर देते हैं और सारे शहर में गैंग वॉर छिड़ जाती है और एंडी और किम का लगभग सारा गैंग इस सरप्राइज अटैक से मारा जाता है। एंडी को लगता है कि चॉय की तरह किम ने भी उसे धोखा दे दिया है, इसलिए वो मरने से पहले किम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुझसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम तीनों भाई थे। पर किम कुछ समझ पाए इससे पहले ही ली के कुछ आदमी उसे भी मारने पहुंच जाते हैं, जहां वो कैंग को एक कार से कुचल देते हैं और चाकुओं से किम पे अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। पर इस वक्त शहर में चल रही गैंग वॉर से पुलिस हाई अलर्ट पे होती है और पुलिस सायरन सुन के ली के आदमी किम को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, जहां किम देखता है कि कैंग मर चुका है। और उसी रात ली सारे गैंगयूंग शहर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और चॉय को पार्टनर बना के सारे रिजॉर्ट का अकेला मालिक बन जाता है। एक ही रात में इतने मर्डर्स और खून खराबे से ऑफिसर बैंक और शहर की पुलिस बेहद गुस्से में होती है। पर ऑफिसर बैंक देखता है कि ली एक मास्टरमाइंड की तरह कल रात से अपने लॉयर्स के साथ पुलिस स्टेशन में था, ताकि कोई इस गैंग वॉर के लिए उस पर उंगली ना उठाए। और ली की चालाकी से ऑफिसर बैंक बेहद इंप्रेस होता है। उधर एंडी, कैंग और अपने ऑलमोस्ट सारे गैंग के साफ होने के बाद घायल हालत में किम शहर छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि इस वीक कंडीशन में वो ली का सामना नहीं कर पाएगा। शहर के बाहर कैंग का भाई उसे लेने आता है और कैंग को दफनाने और थोड़ा ठीक होने के बाद किम वापस गैंगयूंग शहर लौट आता है और रिजॉर्ट में जाके ली से मिलता है, जो अब तक इस रिजॉर्ट और सारे शहर का मालिक बन चुका होता है और खुलेआम शहर में ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी कर रहा होता है। ली किम को उसी बीच साइड शैक पे लेके जाता है जहां वो पहली बार मिले थे और किम उससे काम मांगता है और कहता है कि मैं तुझे बॉस मानने को तैयार हूं और मैं ये शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसीलिए तू चॉय की ही तरह मुझे भी कोई छोटा पार्टनर बना ले। और ली उसे रिजॉर्ट का कैसीनो संभालने का काम दे देता है। इसके बाद ऑफिसर बैंक भी किम से मिलता है और उसे बदला ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर में एक और गैंग वॉर हो जाए। और वो किम को यकीन दिलाता है कि कोई एविडेंस मिलते ही वो ली को एक लंबे टाइम के लिए जेल में ठूस देगा। पर किम के दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान रेडी होता है और वो कैंग के भाई और अपने बच्चे कुछ गैंग को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और आदमी कम पड़ने पर वो सीको से भी हेल्प मांगता है, जो रिजॉर्ट की पार्टनरशिप के बदले में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। काफी आदमी और हथियार जमा करके किम सबसे पहले चॉय को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तूने एंडी और मेरा भरोसा तोड़ के अच्छा नहीं किया, जिसके बाद उसका एक आदमी चॉय को चाकू से मार देता है। चॉय के मरने की न्यूज और किम से सीको की मीटिंग के बारे में ली को भी पता चल जाता है और वो किम के कसिनो में उसे मारने के लिए अपने ढेर सारे आदमी भेज देता है। पर ये बस एक ट्रैप होता है और किम और सीको के आदमी साथ मिलकर उन लोगों को ट्रैप में फंसा के मार देते हैं और उनमें से कईयों को जिंदा जला देते हैं। सीको ने अपने आदमियों को ऑर्डर्स दिए होते हैं कि ली को मारने के बाद तुम किम को भी धोखे से मार देना, ताकि वो सारे रिजॉर्ट का मालिक बन जाए। पर एक बार धोखा खाने के बाद किम अब हाई अलर्ट पे होता है।
जो अब किसी पे भरोसा नहीं करता और ली के सभी आदमियों के मरते ही किम लैंग के भाई को कह के सी को और उसके 100 से आदमियों को भी मरवा देता है। ऑफिसर बैंक को भी न्यूज मिल जाती है कि शहर में फिर से गैंग वॉर छिड़ गई है और वो वायलेंस को रोकने के लिए एक फेक वारंट प्रिंट करवा के कुछ पुलिस वालों के साथ ली को उसके ऑफिस से अरेस्ट कर लेता है। पर बैंक के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही किम अपने आदमियों के साथ उसकी कार का रास्ता रोक लेता है और ली को उनके हवाले करने के लिए कहता है। बैंक किम से कहता है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर अगर तूने मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोका तो मुझे तेरे अगेंस्ट भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और किम और उसके आदमी उनका रास्ता छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते ही बैंक ली से कहता है कि मैं तुझे शिपिंग पोर्ट पे छोड़ूंगा जहां से तू आज रात इस शहर को छोड़ के चला जाएगा, वरना मैं वहीं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ और वायलेंस नहीं चाहिए। और ली समझ जाता है कि बैंक का वारंट नकली था और वो उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे, इसीलिए वो अपने जूते में छुपाया हुआ चाकू निकाल के बैंक और सभी पुलिस वालों पे अटैक कर देता है और पुलिस की कार रोड पे ही पलट जाती है, जिससे सभी बुरी तरह घायल होते हैं। ली कार से बाहर आके एक सिगरेट जलाता है और दूर खड़े किम और उसके गैंग वालों को देख के इशारा करता है कि वो भागने वाला नहीं है और किम के लोग ली पे टूट पड़ते हैं। ली सिर्फ अपने चाकू के साथ उन सभी से लड़ जाता है और बुरी तरह मार खाने के बाद भी वो उन सभी को बुरी तरह काट के इंजर्ड कर देता है। पर किम तक पहुंचने पर वो काफी घायल हो चुका होता है और वो अपने चाकू से उसे छू भी नहीं पाता और किम उसे पीट के रोड पे पटकता है और काफी पिटने के बाद ली किम के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और किम उसी के चाकू से उसे स्टैब करके रोड पे मार डालता है, जिसका विटनेस होने के बाद भी ऑफिसर बैंक उसे अरेस्ट नहीं करता। इस सब के बाद किम ड्राइव करके अपने रिजॉर्ट में वापस आ जाता है और बैल्कनी में बैठ के एक सिगरेट जलाता है, क्योंकि अब वो फिर से इस रिजॉर्ट और सारे शहर का बॉस बन चुका है। एक और ऐसी ही क्राइम और गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।